2014 के बाद देश में पहली बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा ने जो नैरेटिव सेट करने की जद्दोजहद की उसमें नाकामी हाथ लगी। आखिर कौन है वो कांग्रेस के स्लीपर सेल जो आला कमान पहचान ही नहीं पाया अब तक। आखिर कौन सा वो सोशल मीडिया का पेज है जिसने सुपारी ली है विपक्ष को निपटाने की, झूठे नैरेटिव सेट करने की। आइए विस्तार से समझते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड तो आए, लेकिन उनकी सभाएं नहीं हो पाई। खराब मौसम के चलते उनको पंतनगर से ही वापस जाना पड़ा। लेकिन ना आकर भी अंकिता भंडारी के माता पिता से राहुल गांधी ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और दिल्ली अपने घर पर भी बुलाया। कुछ ऐसा ही अंकिता भंडारी के माता पिता चाहते भी थे, लिहाजा उनसे जल्द मिलवाने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी ने अपने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल को सौंप दी। खैर, राहुल गांधी भले मंच पर ना पहुंच पाए हों, लेकिन उनके दौरे से कुछ बातें साफ होकर सामने आई हैं। पहला कि कांग्रेस अब इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। राज्य के सारे बड़े नेता जिस तरह से एक मंच पर दिखाई दिए वो कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है। दूसरा, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के साथ ही दो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर वो भाजपा से सवाल पूछती रहेगी। पहला ये कि उत्तराखंड जैसे सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अग्निवीर को लेकर जो दबी हुई सी नाराजगी दिखाई दे रही है उसे प्रमुखता से उठाएगी। खासतौर पर गढ़वाल में, जहां सेना में जाने का खासा उत्साह युवाओं में रहता है और शायद जिसका संतोषजनक जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक है नहीं। यकीनन यह मुद्दा भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, खासकर तब जब राहुल गांधी खुद ये कह चुके हैं कि सत्ता में आने पर वो अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। दूसरा, अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ राहुल गांधी की बातचीत से ये तो साफ हो गया कि इस मुद्दे को भी कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं। बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर सीबीआई जांच तक की संस्तुति की जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक के बाद एक भाजपा नेताओं के नाम ले उन पर आरोप लगाए, उससे प्रदेश भर में जो माहौल बना और जो सवाल उठे हैं उसका जवाब भाजपा अभी तक दे नहीं पाई है। मतलब सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद भी अभी प्रदेश की जनता संतुष्ट पूरी तरह से हो नहीं पाई। कम से कम आज भी अंकिता के माता पिता ने सामने आकर इसकी तस्दीक तो कर ही दी है, नहीं तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा माने जाने वाले नेता राहुल गांधी से बात करना और उनसे उनके घर पर मिलने का समय लेने जैसी बात उठती ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को अब भी छोड़ना नहीं चाहती। राहुल के इस दौरे पर भाजपा की पैनी नजर बनी हुई थी, खासतौर पर इस पर कि राहुल गांधी कोई गलती करें और उसको भुनाया जा सके। काफी हद तक लग भी रहा था कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा के हाथ में राहुल गांधी का यह दौरा ऐसा मौका देकर जाने वाला है जो भाजपा के लिए चुनावी साल में किसी ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाला है। लेकिन मौसम की मार ने भाजपा के इस मंसूबे पर मानो पानी फेर दिया। दरअसल राहुल गांधी के प्रोग्राम में कोटद्वार में जाकर दीपक कुमार से मिलने का भी समय तय था। हालांकि इसके साथ ही कोटद्वार के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धबली जाने का साथ ही अंकिता भंडारी के माता पिता से भी मिलने का कार्यक्रम तय था। लेकिन जानकार मानते हैं कि भाजपा जिस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो था दीपक कुमार की जिम जाकर वहां की मेंबरशिप लेने का, ताकि इसी नैरेटिव को सेट कर चुनाव में इसका भरपूर फायदा लिया जा सके। ठीक 2022 विधानसभा चुनाव की माफिक, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नैरेटिव गढ़ा गया और हाथ में आया हुआ चुनाव कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। हालांकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ भी कुछ समय पहले ही बेनकाब हो गया, जब पता चला कि जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात भाजपा द्वारा कही गई वहां तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि आवासीय कॉलोनी बनाने की तैयारी थी। कृषि भूमि होने के कारण हालांकि अभी उस पर कोई भवन बना नहीं था, केवल जमीन की खरीद ही हो सकती थी। उस पर भी वहां पर 90% के करीब जमीन हिंदुओं ने ही खरीदी, जिसमें अधिकतर पूर्व सैनिक ही हैं। बावजूद इसके भी एक नैरेटिव गढ़ दिया गया और हरीश रावत जैसे तेज तर्रार नेता उससे मात खा गए। खैर, इस बार वैसा ही मौका भले मौसम की वजह से ही सही पर भाजपा को मिल नहीं पाया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हरीश रावत सरीखे नेता जिस चीज का शिकार खुद हो चुके हैं उसी बात के दोबारा होने पर आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि चुनावी वर्ष में ऐसा करने से भाजपा को एक अभेद्य चुनावी अस्त्र मिल सकता था।
सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी को ऐसी सलाह कांग्रेस के अंदर कौन दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा धड़ा मुलाकात के पक्ष में नहीं था। फिर आखिर राहुल गांधी का वो करीबी कौन है जो राहुल को ऐसी सलाह देकर उत्तराखंड में चुनावी खुदकुशी करने जैसा कदम उठाने को तैयार कर रहा था। पहले राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात करवाना, फिर कोटद्वार में दीपक कुमार के जिम तक लेकर जाना। आखिर कौन है जो कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम कर रहा है, या फिर एक दो सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित कर बाकी कांग्रेस को धरती पर लगा देना चाहता है। आखिर कोई तो है जो सदस्य तो कांग्रेस का है लेकिन उसके झंडे में लिपट कर काम भाजपा के लिए ही करता प्रतीत हो रहा है। दीपक कुमार से मिला जा सकता है, इंसानियत का काम किया था, लेकिन चुनावी वर्ष में यह बिल्कुल 2022 की ही तरह जीती हुई बाजी भाजपा के हाथ में देने जैसा ही प्रतीत होता है। यकीनन राहुल गांधी को ऐसे सलाहकार बदलने की जरूरत है जो कांग्रेस के अंदर रहकर काम तो भाजपा का कर रहे हैं और बिल सीधा कांग्रेस पर फाड़ रहे हैं। खैर, कुछ और बातें भी हैं जो राहुल गांधी के इस अधूरे दौरे से उठी हैं। पहली, 2014 में जिस ट्रैक पर कांग्रेस चल रही थी, आज उसी ट्रैक पर बीजेपी भी चलने लगी है। प्रतीत ये होने लगा है कि जो गलती कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी एक करिश्माई नेता के तौर पर उभर कर आए, वही वाली गलती आज की तारीख में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश में दोहरा रही है। कैसे, जरा ठीक से समझते हैं। याद कीजिए, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बातें कहीं और लगातार बयानों और सोशल मीडिया से नरेंद्र मोदी को घेरा, वो भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई। जितना प्रचार पूरी भाजपा ने नरेंद्र मोदी का किया, उससे कहीं ज्यादा प्रचार कांग्रेस नेताओं ने मोदी के विरोध में बोल बोल कर दिया। हालांकि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि सुर्खियों में रहना जरूरी होता है, और यही काम उस समय कांग्रेस नेताओं ने किया, जिन्होंने अपने बयानों से नरेंद्र मोदी को लगातार चर्चा में बनाए रखा, जिसका फायदा भाजपा को मिला। याद कीजिए, चाय वाला, नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल खूब हुआ, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को मजबूती से स्थापित करना शुरू कर दिया। मतलब 2014 से पहले जो काम कांग्रेस ने किया, वही काम उत्तराखंड भाजपा भी कर रही है। राहुल गांधी के दौरे का उतना प्रचार कांग्रेस उत्तराखंड में नहीं कर पाई जितना भाजपा के बयान वीरों ने कर दिया। मतलब जिसको पता भी नहीं था उसको भी पता चल गया कि राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर हैं। भाजपा के कई नेता एक के बाद एक राहुल को घेरने सामने आते चले गए, जो दौरे के समाप्त होने के बाद भी बदस्तूर जारी है। यही दौर पिछले काफी समय से गणेश गोदियाल को लेकर भी चल रहा है, जहां ट्रोल आर्मी लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सोशल मीडिया के माध्यम से घेरने में लगी है। गणेश गोदियाल को लेकर अलग अलग तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, खासकर वो पोस्ट जिनका सच्चाई से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लगभग ऐसा ही वो राहुल गांधी को लेकर भी करने लगे हैं। ऐसे में वो राहुल गांधी और गणेश गोदियाल को कितना घेर पाए ये वही जाने, लेकिन खुद उनकी खूब फजीहत प्रदेश के लोगों ने सोशल मीडिया पर कर डाली है। इसी क्रम में भाजपा नेता कर्नल अजय कोटियाल ने भी उनके दौरे को लेकर सवाल उठाए, तो जनता ने उनको भी 2022 में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस रहते हुए भाजपा के ऊपर उनके द्वारा किए गए राजनीतिक हमलों की खूब याद दिला दी। पूरी फेहरिस्त सोशल मीडिया पर ही खोल कर रख दी। सोचिए, जब अग्निवीर के फायदे बताने कर्नल कोटियाल मीडिया के सामने पहुंचे तो उनसे ही पत्रकारों ने पूछ लिया कि खुद पेंशन लेने वाला अग्निवीर के फायदे गिना रहा है, कोई अग्निवीर भी है जो इसके फायदे गिना सके? सवाल सुनते ही कर्नल अजय कोटियाल बगले झांकते नजर आए। मतलब साफ है, खुद पेंशन लेने वाले कर्नल साहब के पास भी जवाब था नहीं। खैर, इसी कड़ी में अचानक से प्रदेश में प्रकट हुए भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान ने तो मानो आग ही लगा दी। एक निजी चैनल को दिए अपने एक वक्तव्य में उन्होंने खुद ही रिपोर्टर से सवाल पूछ लिया कि क्या राहुल गांधी उत्तराखंड लड़कियां छेड़ने आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा बयान नहीं था, लेकिन जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, सोशल मीडिया पर खुद दुष्यंत गौतम पर सवालों की झड़ी लग गई। अंकिता भंडारी केस में आरोप लगने के बाद से ही उत्तराखंड से दूरी बनाए दुष्यंत गौतम के अचानक इस तरह के बयान आने के बाद लोगों ने न सिर्फ उनको बल्कि पूरी भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया।
एक भाजपा नेत्री ने तो यह तक कह डाला कि राहुल पंतनगर से ही इसलिए लौट गए क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहते थे अल्मोड़ा, नहीं तो गए क्यों नहीं। अब चूंकि कोई अनपढ़ होता तो उस बयान का कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन महिला नेत्री न केवल पढ़ी लिखी हैं बल्कि अपनी सौम्यता को लेकर भी एक अलग पहचान रखती हैं। लेकिन बयान जारी करने से पहले उन्हें ये समझना चाहिए था कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा या नहीं। इसके लिए प्रदेश के एक सरकारी विभाग, जिसे उड्डयन विभाग कहा जाता है, उससे परमिशन लेनी होती है। ये कोई साइकिल स्कूटर तो है नहीं जो घर से बाहर निकाला और चल दिए। हेलीकॉप्टर है, बाकायदा सरकारी विभाग ही परमिशन देगा। अब इससे दो महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं जो खुद उनके ही वक्तव्यों को काउंटर करते हैं कि अगर मौसम साफ था और हेलीकॉप्टर राहुल गांधी को लेकर उड़ सकता था तो फिर परमिशन दी क्यों नहीं। अब अगर मौसम सच में खराब था, जो कि हुआ भी, तो मैडम आपके नेतागण झूठ वाला नैरेटिव काहे गढ़ने में लगे हैं। कुछ तो सोचिए। सवाल उत्तराखंड सरकार की क्रेडिबिलिटी का है। कुल मिलाकर भाजपा के बयानवीर तीरंदाज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ में वही कर रहे हैं जो ठीक 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के बयानवीरों ने किया था। खुद भाजपा ही कांग्रेस को चर्चाओं में बनाए हुए हैं। यकीनन कांग्रेस भी यही चाह रही होगी, क्योंकि सही गलत का अंदाजा तो आज की जनता लगा ही लेती है। अब राजनीति में नुकसान गुमनाम होने से होता है। एक चर्चा ही है जो नेता को जिंदा रखती है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, जो सोशल मीडिया के इस दौर में बेहद आसान है। भाजपा जो कभी सोशल मीडिया के जरिए 2014 में तेजी से जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हुई, वो आज भी इसमें खूब महारत रखती है। विगत कई वर्षों से कांग्रेस इस मामले में भाजपा से मात खाती रही है, लेकिन अब अगर आप सोशल मीडिया पर इन सब चीजों को बारीकी से निरीक्षण करें तो एक बात जो देखने को मिलती है कि अब सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी सोशल मीडिया का सच्चा झूठा जैसे भी सही पर भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जब भाजपा या कोई अन्य कार्यकर्ता विपक्ष पर आरोप लगाते थे तो विपक्ष की तरफ से उस पर कोई खास प्रतिक्रिया देखने को मिलती नहीं थी, जिससे प्रदेश भर में फैलाए गए नैरेटिव को बल मिलता था। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष न सिर्फ काउंटर कर रहा है बल्कि एक तरह से भाजपाइयों पर हावी होता भी दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, युवाओं की फौज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हो या फिर राज्य को अस्तित्व में लाने वाली प्रमुख पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल हो, सभी के तुरंत जवाब आते हैं जो कभी कभी आईटी सेल को तिल मिलाने पर मजबूर तो कर ही देते हैं। शायद यही वजह है कि कई पैदा किए गए नैरेटिव भी वैसा असर नहीं कर पाते जो पूर्व में हुआ करता था। इसे तमाम विपक्षी दलों की मजबूती के तौर पर भी देखा जाता है, पर ऐसा भी नहीं कि ऐसी ही गलतियां विपक्षी दल नहीं करते। समय समय पर उनके द्वारा भी कई भ्रमित करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं जो समाज के लिए घातक साबित हो सकती हैं, खासकर पहाड़ी समाज के लिए जो अपने सौम्य व्यवहार के लिए पूरे देश में पहचान रखता है। खैर, सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सी चीजें हैं जिनका ध्यान हम सभी को भी रखना चाहिए। सूचनाओं को बिना जाने परखे उस पर विश्वास करना आज के समय में मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिसमें सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देने वाले को दंड भुगतना पड़ा है। सरकार भी फेक अकाउंट या उनमें दी जाने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई करती रहती है और होनी भी चाहिए। कई अकाउंट ऐसे हैं जिनकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन पर कार्रवाई की रफ्तार ना के बराबर है। इन्हीं सब के बीच एक ऐसा फेसबुक पेज भी है जो इस समय इस प्रदेश में चर्चा का विषय है, जिसके खिलाफ लगातार कई शिकायतें इस प्रदेश के कई जिलों में हो चुकी हैं, लेकिन आज तक ना तो सरकार उस अकाउंट को बंद करा पाई और ना उसको चलाने वालों को पकड़ पाई। हम बात कर रहे हैं फेसबुक पर जारी एक पेज वसूली अभियान मोर्चा की, जिसको लेकर कई विपक्षी दल और नेता बाकायदा पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन इतनी शिकायत होने के बाद भी इस पेज को चलाने वाले पर ना कोई कार्रवाई हुई ना कोई एक्शन। अब इससे तो यही प्रतीत होता है कि सब किसी ताकतवर शख्सियत के इशारे पर ही संचालित हो रहा है। शायद यही वजह हो सकती है कि किसी का भी कच्चा चिट्ठा मिनटों में निकाल कर एक्सपोज कर देने वाली पुलिस भी कोई कार्रवाई कर नहीं पाई है। इसके लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आगे आकर पुलिस को सख्त निर्देश देने की जरूरत है, क्योंकि एक पेज तो खुद उनके ही नाम का सहारा लेकर चलाया जा रहा है, जिसको धाकड़ धामी के नाम से संचालित किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिसके मुखिया खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं।
ये सवाल इसलिए भी उठता है कि ये पेज सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करता है, जिसके निशाने पर मुख्यतः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार रहते हैं। गणेश गोदियाल के अध्यक्ष बनने से पहले ये पेज पूरी तरह से बॉबी पवार को समर्पित था, लेकिन जब से गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से इस पेज का पूरा फोकस सिर्फ गणेश गोदियाल पर केंद्रित है। खैर, किसी के बारे में लिखना न लिखना व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जब आप इस पेज की पोस्टों पर नजर डालें तो पाएंगे कि अधिकतम पोस्ट गलत और भ्रामक दिखाई देती हैं। विपक्षी नेताओं को लेकर ऐसी पोस्ट डाली जाती हैं जो बात उनकी तरफ से कभी कही नहीं गई। खुद गणेश गोदियाल का भी कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए इस पेज पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सवाल यहां सरकार और पुलिस प्रशासन से भी है कि अगर कोई जरा भी सरकार के खिलाफ इस तरह की झूठी और भ्रामक पोस्ट करता है तो क्या तब भी कार्रवाई का स्तर ऐसा ही होता है? यकीनन ये इस तरह के पेजेस फिर चाहे वो विपक्ष के हों या विपक्ष के, चल रहे हैं बेधड़क, तो पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते ही हैं। अब जो पुलिस भ्रामक सूचना देने वाले को पकड़ने में सक्षम नहीं तो वो बड़े बड़े अपराधियों को कैसे पकड़ेगी? यहां यह भी जानना जरूरी है कि लगातार ऐसी पोस्ट होने के बाद भी ये काम करता दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे भी कारण साफ है कि पोस्ट डालने के बाद जो लोग कमेंट करते हैं वो समझदार हैं, इसलिए बिना वेरीफाई किए लोग किसी भी चीज पर आसानी से विश्वास करते नहीं। खासतौर पर आज के इस डिजिटल दौर में जो पोस्ट पर आते कमेंट से साफ समझ में आ सकते हैं। हम ये भी समझते हैं कि इस खबर को दिखाने के बाद भ्रामक सूचनाओं के अंबार के साथ ये पेज विशेष तौर पर हमारे लिए भी वही करेगा जो बाकी विपक्षी लोगों के लिए कर रहा है, पर यह भी पुलिस प्रशासन और सरकार की नाकामी में जुड़ता एक नया अध्याय ही होगा। हम कंप्लेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं कि कार्रवाई होगी नहीं। हाँ, आधी रात को एक अनजान दस्तक हमारे दरवाजे पर जरूर हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे पत्रकार हेम भट्ट के दरवाजे पर हुई थी। खैर, आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।